क्या एक नौजवान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है? क्या मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल भी सिर्फ एक खबर बन के रह जाएगा? ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। मुस्तफ़ा आमिर की लाश बलूचिस्तान के इलाके हब से एक गाड़ी में मिली। क्या सिर्फ ये एक कत्ल था या कोई बड़ी साजिश? मुलजिम अरमगान कुरैशी का एतराफ़ जुर्म, मंशियात के इल्ज़ामात और एक ताकतवर नेटवर्क, क्या महज ये सब इत्तेफाक है? क्या मुस्तफ़ा आमिर को किसी मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया? क्या कातिल वाकई कानून की गिरफ्त में आएंगे? हम मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना से बात करेंगे जिनके लिए इंसाफ सिर्फ एक मुतालबा नहीं, जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। हम कानूनी माहिरीन से जानेंगे कि ये केस किस मोड़ पे खड़ा है। क्या मुस्तफ़ा आमिर के कातिलों को वाकई सजा मिलेगी? सवाल बहुत हैं, हकीकत तल्ख और इंसाफ वो कहाँ है? हम खोज लगाएंगे और हकाइक सामने लाएंगे और वो सच दिखाएंगे जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यह है मुस्तफ़ा कत्ल केस, एक ऐसा मुकदमा जो अदालत पर ही नहीं बल्कि हम सब के ज़मीर पर एक सवाल छोड़ गया है। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। इस केस के बारे में मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहिए। इस केस में मंशियात की सप्लाई को मुकम्मल करने के लिए ऑनलाइन कोरियर सर्विस का एक अहम किरदार रहा, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। जरा रुकिए, आगे बढ़ने से पहले हम दिखाएंगे आपको जाल प्रोग्राम का एक क्लिप। सवाल ये पैदा होता है कि इन क्रिमिनल्स के पास ये गैर कानूनी असला कहाँ से आता है और किस तरह ये असला एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सप्लाई होता है। पिस्टल जो है ना, कहीं भी पार्सल हो जाता है उसमें कोई वारदात भी हो सकती है बड़ी। ये तो आसान सर्विस है। वो राइडर भी तो उसको किसी कंपनी से ही उठा रहा है ना, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए। ये टॉपिक जो आपने चूज़ किया है, राइडर्स को मद्देनज़र रखते हैं कि क्या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं थ्रू राइड्स, तो ये एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझने की ज़रूरत है। किसी का पार्सल राइडर खोल तो नहीं सकता, लेकिन अपने सामने पैक करवा सकता है या स्कैनिंग मशीन उनको दे सकता है, कंपनी दे सकती है। ये था वो प्रोग्राम जिसमें जाल टीम ने काफ़ी अरसे पहले ही इस मौजू को उजागर किया था और ये दिखाया था कि कराची में किस तरह मंशियात और असला ऑनलाइन कोरियर सर्विस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सप्लाई किया जाता है। जहां इस केस में पुलिस कार्रवाई ने खुद पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन इस केस से मुताल्लिक DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आइए आपको सुनाते हैं। 6 जनवरी 2025 तो रात को वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो कि अब तक हमें शवाहिद मिले हैं और जब तक अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन दोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। डिस्पोज ऑफ करने का तरीका, इन वारदात इनका ये था कि उन्होंने वहाँ पे ले जा के बदकिस्मती से बड़े सैड तरीके है कि उसको जला दिया गाड़ी समेत, और उसके बाद ये फिर वापस आ गए तकरीबन दोपहर के वक्त। तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स जो है हमने इन्वेस्टिगेट किया है और एविडेंस कलेक्ट किए और उसके बयानात से चीज़ें कंफर्म हुई। वहाँ पे बयानात, रास्ते में CCTV कह लें आप, या रास्ते में जहाँ जहाँ रुके उन सब के बयानात हमने सब को कैलकुलेट करके वैलिडेट किया है। इस केस की तफसीली तहकीकात रैनसम कॉल आने के बाद CIA ने शुरू की, लेकिन पुलिस ने इस केस को सीरियस क्यों नहीं लिया? 5 जनवरी को लड़की पर होने वाले तशद्दुद पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पूरे केस में जो एक सबसे अहम किरदार है वो है अरमगान के वालिद का। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। I work for agencies। अच्छा, कौन सी एजेंसी? आप बोलेंगे सरकारी, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे सरकारी नहीं तो किस तरह की या अंडर कवर? आप बता दें कौन सी भाई, मैं आपको अगर एजेंसी में काम करता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? अच्छा चले, तो किस तरह की एड एजेंसीज भी होती है ना? हाँ ना, अगर किया भी है, अव्वल तो नहीं किया भी तो उसको भी डिटर्मिनेशन है। एक लाश जो है जमीन से निकाल के बाहर लगाई जा रही है, अंदर जा मजाक हो रहे हैं यार। एक और बात बता दूं, ये लाश दफन हो गई, सारे
सबूत भी दफन हो जाएंगे इसके साथ। आपको दिया होता तो मैं इनके चैम्बर में बैठ के टांग ऊपर करके सिगार पी रहा होता। मुझे इनके चैम्बर में घुसने की इजाजत नहीं जा रही। आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ, उसको उल्टियाँ हो रही थी एंड ही इज अबाउट टू डाई। उसको रियायत की जरूरत है, वो नशे करता है। इस पूरे क्लिप में आपने देखा कि कामरान कुरैशी का रवैया और बात करने का जो अंदाज है वो इंतहाई नामाकूल है। वो जिस तरह इस केस को हैंडल कर रहा है उससे साफ ये पता चलता है कि वो और उनका बेटा माजी में भी बेशतर जराइम में मुलविस रहे हैं। इस पेचीदा केस में एक अहम इंकशाफ ये भी है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। उससे एक दिन कबल 5 जनवरी को अरमगान ने एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उस लड़की को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस वाक़े की कोई पुलिस रिपोर्ट सामने नहीं आई। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की मंशियात केस में जमानत मंजूर हुई और ठीक उसी रात को उसको कत्ल कर दिया गया। क्या इस कत्ल और इस केस में कोई जोड़ तो नहीं था? कराची डिफेंस से हब तक 40 किलोमीटर का सफर, वो भी टेंटेड और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में। और हैरत की बात तो यह है इस पूरे सफर में इस गाड़ी को किसी भी पुलिस चेक पोस्ट पर नहीं रोका गया। क्या ये पुलिस की नाअहली है या खुद पुलिस इस केस में मुलव्विस है? मैं इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली वालिदैन के साथ मौजूद हूँ और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से हम जानेंगे इन दोनों से कि क्या कहेंगे अपने बेटे के कत्ल के ऊपर। मुस्तफ़ा आपका बेटा था और इस वक्त जो मीडिया के ऊपर मुस्तफ़ा के हवाले से, अरगुमान के हवाले से काफ़ी सारी डायमेंशन इस केस की बन चुकी हैं, हाई प्रोफाइल केस है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, मुस्तफ़ा जो है वो किस तरह का बच्चा था, क्या हैबिट्स थी? जाहिर सी बात है माँ हैं आप, और मुस्तफ़ा की क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या चीज़ें थी? मुझे थोड़ा सा मुस्तफ़ा के बारे में बताएं कि हु वॉज ही, जिस तरह से इनके वालिद ने भी काफ़ी आप लोगों ने चैनल्स बताया, वो फेमस भी था। मुझे थोड़ा सा मुस्तफ़ा के बारे में बताएं, उसके चाइल्डहुड से ना। हु वॉज मुस्तफ़ा आमिर? मुस्तफ़ा आमिर एक नॉर्मल नौजवान था। बचपन से लेके बड़े होने तक उसके वो एक बहुत हमारा लाडला, प्यार लेने और प्यार देने वाला बच्चा था। एज अ फर्स्ट बॉर्न उसने बहुत ज़्यादा हमसे प्यार किया, बहुत अटैच था मुझसे। जब वो बड़ा हुआ उसने अपनी पढ़ाई में चलता जा रहा था, ओ लेवल्स किया, फिर ए लेवल्स करते करते उसका बाहर जाने का चला प्रोग्राम बन गया। मलेशिया चला गया अपना फाउंडेशन ईयर करने। मलेशिया से वो 2020 में वापस आया, कोविड आया तो वो थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया। फिर उसने डेनिंग्स यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। फाइनल ईयर था उसका, लास्ट 3 मंथ्स थे। नौजवान बच्चों वाली सारी मस्ती थी। गाड़ियों का बहुत शौक़ था उसको, एक्सट्रीम पे, बहुत एक्सपर्ट था गाड़ियों के मामले में। उससे लोग मशवरा करते थे अपनी गाड़ी, वो ख़ास कस्टमाइज्ड लाइट्स, तो पेंट और एक्सेसरीज़, रिम्स, जिस तरह से एक लड़कों को शौक़ होता है। दोस्ती यारियाँ उसकी बहुत थी। ही वॉज सुपर सोशल। उम्र की कोई कैद नहीं थी। बड़ी उम्र के लोग अगर जैसे मार्क एक्स का दोस्त बनाने का आदी था। हाँ जी, बहुत दोस्त। और क्योंकि वो एक ही एरिया में 23 साल पैदा होने से जवान होने तक यहीं ग्रो किया, यहीं बढ़ा। घर में जी, यहीं। तो आसपास सब लोग, सब, क्योंकि एक विसिनिटी में आपको पता है जब बच्चे एक ही जगह से मोर और लेस वही स्कूल्स में होते हैं, आते जाते हैं, वही ट्यूशन सेंटर्स होते हैं या वही एक सोशल सर्कल होता है, तो ही हैड मैनी सोशल फ्रेंड्स। एक्वेंटेंसेस भी बहुत थी। देखें, एक अच्छे करीबी दोस्त होने में और जान पहचान होने में फ़र्क होता है। ये जो आप सवाल जिस तरफ जा रहे हैं, वो अरमगान से भी इसकी जान पहचान ही थी। अरमगान से इसकी कोई क्लोज़ दोस्ती नहीं थी। अरमगान इसको रोड पर ही, इसकी मार्क एक्स के साथ ही फेस 8 में जो है वो मुलाकात इसकी हुई थी। मतलब ये रेसिंग वगैरह पर रेफरिंग, वो बात की बात होती रही जो थी। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उसकी मुलाकात हुई तो वो रोड पर ही से कहीं जिस तरह से सोशलाइज, जी, जिस तरह सोशलाइज करते हुए ट्रैक पे या फेस 8 में, जहाँ पे सब ट्रैक पे गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पहली मुलाकात इनकी वहाँ से हुई। इसी तरह से जी ये जान पहचान ही थी। 1.5 साल पहले की बात है।
कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इनकी दोस्ती का मुझे इतना ही पता, कोई इस तरह से घर में आना जाना मेरे घर में तो नहीं था। मतलब अरगमान का इतना कोई आपकी मेरे घर में इतना क्या बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कभी उसको देखा नहीं है शक्ल से। मुझे भी बताइएगा 6 जनवरी जो दिन था, मुस्तफ़ा से जो है वो लास्ट क्या मुलाकात हुई थी, क्या कोऑर्डिनेशन, घर में था कहीं बाहर था, आखिरी आपकी क्या उससे रब्ता हुआ था? मुस्तफ़ा घर पर ही था, शाम में वो रूटीन में जैसे निकलता है 6:40 पे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने से वो चलता हुआ गया है। उसके कपड़े, उसकी शक्ल, उसकी सब चीज़ मुझे अभी तक याद है। तो कोई ऐसी मतलब लाइक नॉर्मल वो बैठ के, या उसने थोड़ा सा कुछ स्नैक्स लिए, वो दरवाज़ा खुला था कमरे का, मैं आ जा रही थी, वो फ़ोन पे बात कर रहा था। उन दोस्तों से मेरी बात हुई जिनसे उसने लास्ट दोस्तों से जो बात की थी, नथिंग, एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं कहूँ कि इस तरह से कोई मेरी अलार्मिंग कोई चीज़ हो। नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल गया था, जैसे रूटीन में शाम में निकलते हैं लड़के। Then onwards वो चले गया, उसके बाद चले गया, फिर 7:10 पे मेरे एक दूसरे बच्चे की उससे बात। अच्छा, उनके भाई से, मुस्तफ़ा के भाई से, ठीक है, उनकी कॉल आती है आपके पास? वो घर से निकला जैसे 6:40 पे निकला है, 7:10 पे किसी उसकी फ़ोन पे बात हुई है, 7:55 पे मैं फ़ोन कर रही थी क्योंकि मुस्तफ़ा कोई तैयार श्यार होके नहीं गया था, नॉर्मल रूटीन में निकला था, ही वाज लाइक। तो मैंने फ़ोन किया कि अभी तक ये आया नहीं है। ऐसे में यूजुअली ये घंटे आधे घंटे में वापस आ जाता होता है, तो उसका फ़ोन ही बंद था। मैंने दूसरे दोस्तों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आंटी हम भी फ़ोन मिला रहे हैं, तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। 9:30 बजे तक हम श्योर हो गए, 2 घंटे गुजर गए जी, ऑन एंड ऑफ हम सब फ़ोन करते रहे, सब 9:30 बजे हम लोग बहुत वरिड हो गए कि इस तरह से कभी हुआ नहीं है कि मुस्तफ़ा मेरे से राब्ते से बाहर हो, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। उसमें एक ये जिम्मेदारी का बहुत था कि घर से अगर फ़ोन आना है तो मैंने जवाब देना है, अच्छा। चाहे 5 मिनट बाद दूँ, 10 मिनट बाद दूँ, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है। ये इसमें कोई दो राय नहीं थी उसके लिए, मतलब ऑप्शन नहीं था उसके पास। 9:30 बजे जब ये हुआ, मैंने सब दोस्त आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। हम लोग जो है बाय 12 वी वर ऑन द रोड्स, हॉस्पिटल्स, सर्चिंग हिम आउट, ठीक है, सर्चिंग हिम आउट विद द पुलिस स्टेशन के कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो गया हो। 3 बजे हम दरख्शां गए एक एप्लीकेशन लिखवाने कि कोई वायरलेस वगैरह हो जाए, वो उस पर उन्होंने कोई जो है लिखा नहीं, वर्बली ले लू के मेरे से डिटेल्स मुझे भेज दिया। कितने लोग थे आप लोग जो थाने गए और उन्होंने आपका वर्बल क्यों लिया? पुलिस स्टेशन का मेरे काम है साथ पुलिस मुस्तफ़ा का, के स्पेशली डीएचए और वालिद साहब थे, मुस्तफ़ा के दोस्त क्या थे। रिस्पांस मिला थाने जाते ही आपको? मतलब आपने बताया कुछ खास नहीं मिला, बस वो क्योंकि गाड़ी भी नहीं मिल रही और पता नहीं, बस कुछ खास नहीं था। बस उन्होंने वर्बली मेरी बात सुनी, कोई रिटन में उसने नहीं उन्होंने किया। फिर सुबह जब 12 बजे हम दोबारा गए, फिर एक रिटन एप्लीकेशन हमने लिखवाई। पूरी रात आप लोग ढूंढते रहे, हम ढूंढते रहे कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा हमने स्टेशन जहाँ पे गाड़ी की एक्सीडेंट हो के पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने नहीं ढूंढा। लड़के सारे ढूंढते रहे रात को, उसके दोस्त। फिर 12 बजे हमने फाइनली उनसे एक रिटन वो ली, कंप्लेंट नंबर लिया, CPLC में हमने सबमिट किया और जाके अराउंड रात को 12 बजे तकरीबन इनके पास मैंने बड़ी मुश्किलों से FIR करवा। अगले दिन मेरे ख्याल में FIR हुई है? जी 6 मतलब को, रात 6 को हमने 3 बजे उनको इन्फॉर्म किया, फिर सुबह 12 बजे इन्फॉर्म किया, फिर रात को अराउंड 10:30 बजे मैं वहाँ गई हूँ और मुझे इन्होंने 1-1.5 घंटा बिठाया है। तो मेरी FIR ही नहीं लिख रहे थे इस मतलब चीज़ की, उसके मिसिंग की FIR। 17, 18, 19 घंटे गुजरने के बाद आपकी सुनवाई हुई है दरख्शा थाने में जी, और उसके बाद आपके केस को FIR रजिस्टर जी की गई। फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद बस पुलिस की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। हम अपने तौर पे मुस्तफ़ा को सारा ढूंढ रहे थे। ये जो एक सर्कुलेट हो रही है बात कि मुस्तफ़ा का इंटरनेशनल नंबर था, वो बिल्कुल गलत है। मुस्तफ़ा का जो व्हाट्सएप जो चल रहा था वो मुस्तफ़ा के वालिद के नाम पे वो नंबर था, और सिम भी जो उसके नोकिया में फ़ोन में सिम थी वो भी वही सिम थी। हमने सिम निकलवा ली, मैंने नए फ़ोन में सिम डाली ताकि मैं उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए, इसका व्हाट्सएप खुल गया, इसका स्नैपचैट खुल गया उसी नंबर से। ठीक है। एक मैंने टेक्स्ट जो है स्टेटस पे डाल दिया, मुस्तफ़ा इज़ मिसिंग, किसी के पास लास्ट आया है तो बताओ मुझे। और फिर अमरगान का नंबर लिया गया, दोस्तों ने कहा 8 तारीख को,
कि हमें शक है अरमगान पे, वो ऐसा करता है। मुस्तफा के जिन्होंने आपको बताया? जी थे दोस्त, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ मतलब काइंडली, सबके अपने सिक्योरिटी हैजर्ड्स हैं। ओके ओके, तो उन्होंने फिर हाईलाइट किया कि वी आर हैविंग अ डाउट ऑन हिम जी। तो फिर आपने उसकी वो कॉन्टैक्ट से निकलवा के अरमगान से मैंने इनका उसका नंबर लेके फिर मैंने अरमगान को डाला और अरमगान को कॉल किया। अरमगान ने फ़ोन नहीं उठाया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस नंबर से कॉल, इतना मुझे पता है। ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम दिस सेम नंबर दैट मुस्तफ़ा वॉज के पास उसके फ़ोन में था। उसने मुझे फिर इतने फ़ोन किए कि रात के 1:30 बजे तक वो फ़ोन कर रहा था मुझे। अरमान? हाँ, किसी वजह से मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन नहीं सुना, शायद नमाज पढ़ रही थी मैं या क्या, तो इसका कॉल 1:30 बजे तक मैं सुनती हूँ, ठीक है। तो बड़े आराम से मैंने कहा बेटा मैंने आपके बारे में पूछना था, मुस्तफ़ा के बारे में, कि मुस्तफ़ा मिसिंग है तो आप मुझे बता दो। उसने कहा आंटी मेरी तो बहुत महीने हो गए मुलाकात ही नहीं हुई मुस्तफ़ा से। इसका स्टेटमेंट ये था। पहला स्टेटमेंट आपसे जो बात होती है? मुझे नहीं पता, मेरी मुलाकात नहीं हुई मुझसे। फिर ऑन एंड ऑफ हम उससे बात करते रहे, कभी मैं बात करती थी, कभी उनके वालिद साहब बात करते थे, उनको उसको तंग करते रहते थे, क्योंकि इसलिए इन द मीन टाइम हम बार बार पुलिस स्टेशन भी जा रहे थे कि आप कुछ करें, आप कुछ करें। हमने नॉमिनेट किया लोगों को कि इनसे पूछें, इनको इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मतलब पुलिस से 6 जनवरी से आपको 2-3 दिन गुजर गए, दे वर नॉट सीरियस एट ऑल? नो, टिल 25 जब तक रैंसम कॉल नहीं आई थी कोई भी जो है बात नहीं सुन रहा था। सेल्फ हाइडिंग को आपने चला सोचा गया। नहीं कि प्रेस क्लब का सहारा लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एहतजाज? लेकिन जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले दूसरे दिन बच्चों ने पोस्ट लगाई, किसी की औलाद अगर घर जी से बिल्कुल होते आए पोस्ट तो... लगाई, हमने पोस्ट लगाई थी बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने इनको कहा कि अगर रैंसम कॉल आनी है, मुस्तफ़ा अगवा हो गया है, तो कोई थ्रेट हो सकता है, यू नो। इस ऐसे मामलात में आपको पता है प्रेशर होता है माँ बाप पे कि अगर वो कहे कि जी ये तो बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं हम पे, मतलब कोई मुस्तफ़ा को नुकसान ना पहुंचा दे, तो हमने कोई एक्शन ऐसा ना ले कि उसको पोस्ट भी लगवा के उतरवा दी। अच्छा, मिसिंग की पोस्ट लगवा के भी उतरवा दी। लेकिन फिर जब इन्होंने कुछ नहीं कर रहे थे और मुझे कोई सुराख नहीं मिल रहा था, तो 18 को फिर हमने कैंपेन शुरू की मुस्तफ़ा को ढूंढने। 18 जनवरी को फिर उसकी मिसिंग की कैंपेन शुरू हुई बाकायदा सोशल मीडिया पे। इसके साथ अरमगान के साथ 24 तारीख को मेरी बहुत बहस हुई इस पे। मैंने इसको बोला कि तुम मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में हो। मैंने कहा सब दोस्त आके मुझसे मिलके गए हैं, आप भी मुझसे मिलके जाओ, मैं कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ सकता। हाइड करा था जी। फिर रैंसम कॉल आ गई और फिर मेरा केस AVCC CPLC वगैरह ने जो है टेकअप किया। CPLC तो हमेशा से डे 1 से ही साथ था, कैरी फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद जो है CIA में जो है CPLC के साथ चला गया और 8 तारीख को इसको हमने पकड़ लिया, क्योंकि रैंसम कॉल बड़ी अजीब सी थी। रैंसम कॉल वाल करने वाले के पास सबूत नहीं था मुस्तफ़ा को के होने का उसके पास। मैं उसको कहती थी मुझे दिखाओ मेरा बेटा, आप जो डिमांड कर रहे हो 2 करोड़ की, आप मेरा बेटा मुझे दिखाओ, मैं आपको देती हूँ। क्योंकि मोस्टली तो इनके पास एविडेंस होता है ना, जिन्होंने किडनैप किया होता है वो आपको सबूत देते हैं कि उनके पास बच्चा है। बहरहाल 24 से मेरी बहस हुई, 25 को रैंसम कॉल आई। CPLC और AVCC ने इसको सीरियसली टेकअप किया, एक्टिवली टेकअप किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नहीं किया। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का से मामला बाहर आगे चला गया था। तो फिर हमारा जो है इस 8 तारीख को मैंने इनको बोला कि प्लीज़ डोंट स्टॉप लुकिंग फॉर मुस्तफ़ा, आप सर्च करते रहें। ये बड़ी स्ट्रेंज सी रैंसम कॉल्स हैं, ठीक है। इसमें वो मुझे इसका बता नहीं रहा है, एविडेंस नहीं दे रहा है कि उसके पास मुस्तफ़ा है। तो उन्होंने मेरे जो गुमान और शक थे उन पे वो उसको रूल आउट करते रहे जी। और 8 तारीख को इसको पकड़ लिया और उसके बाद आप आज तक की कार्रवाई आपको पता है कि फिर मेरे बच्चे का ब्लड वहाँ से मिला, उसका DNA मेरे साथ मैच किया, शरास मिला, उन्होंने नहीं किया। नहीं करी थी, ये भी एक सवाल है पुलिस के ऊपर। ये देखिए जी, उनका ये कहना था कि क्योंकि गाड़ी भी नहीं मिल रही है और लड़का भी गायब है, तो आपका बच्चा जो है वो सेल्फ हाइडिंग में है। मैडम आपने मुस्तफ़ा की गाड़ी में एक सेलफोन भी आई थिंक रखा जी, वो हमारे घर में हर बच्चे की गाड़ी में हो। जी। क्या होता है कि स्मार्टफोन्स जब से आए हैं हर वक्त तो फ़ोन की बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। मेरा फ़ोन नोकिया फ़ोन्स बच्चों की गाड़ी में रखने का मकसद ये होता है कि 4-4 दिन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी उनके फ़ोन्स ना मिलें,
सिग्नल्स आउट हों, व्हाट्सएप पे ये लोग बच्चे चलते हैं, कम से कम मैं मेरे तो रीच में हो, मैं तो जब कॉल करूं मुझे तो राब्ता हो, किसी और का हो ना हो, फोन चार्ज पे हो या हो ना हो, वट एवर द रीजन, तो ये फोन हमारी सब गाड़ियों में हो। मुझे बताइएगा कि इस केस में काफ़ी सारे लेसन्स भी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, और एक माँ होने की हैसियत से सोशलाइज सोसाइटी में रहते हुए मुख्तलिफ माओं को, हमारी पुलिस को और हमारे डिपार्टमेंट्स को क्या मैसेज होगा? मुतालबा तो सिर्फ एक ही है कि इंसाफ मिले। जिस तरह से मेरे बेटे के साथ ज्यादती हुई, जितना जुल्म हुआ है, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, किसी माँ को ऐसा दुख देखना पड़े, इतना तकलीफ दे। देखें, जवान बच्चे की मौत वैसे ही तकलीफ देती है, और जिस तरह से हुई, जिस तरह से उसने उसके साथ जुल्म किया, अल्लाह ना करे कभी किसी माँ को, अल्लाह ना करे कभी ऐसा किसी को देखना पड़े। इंसाफ चाहती हूँ, अल्लाह करे मुझे इंसाफ मिले। आई एम वेरी होपफुल। मुस्तफ़ा के वालिद साहब से ही बात करूंगा। सर, बड़ी तकलीफ होती है जवान बेटे को खोने की। आप खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं। मुस्तफ़ा बाप बेटे का रिश्ता बड़ा डिफरेंट सा होता है। मुस्तफ़ा के कितने दोस्तों को जानते थे, मुस्तफ़ा किन किन बातों को शेयर करता था। इनकी वालदा ने जिस तरह से बताया, एक सोशलाइज लड़का तो था, आपने का एक फेमस पर्सनैलिटी भी थी, और आपसे कितनी शेयरिंग केयरिंग चलती थी मुस्तफ़ा की? मुस्तफ़ा के साथ मैं बहुत फ्रेंडली था और बहुत ज़्यादा दोस्ती थी हमारी। मतलब वो सख्ती का कोई वो नहीं था कि बाप बेटी की जो सख्ती होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी था, समझदार भी था, और क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था, बहुत सी चीज़ों में मैं उससे मशवरे लेता था। और दोस्त, जहाँ तक उसके दोस्त हैं, इसके FPS जो FPS स्कूल से था ये, इसके वहाँ के दोस्तों को मैं जानता हूँ, और अभी भी वो दोस्त आते हैं मेरे पास। तो ऑलमोस्ट सारे दोस्तों को जानता था, मकान को तो हम नहीं जानते थे, कभी भी हमारा कोई ताल्लुक। इनकी वालदा ने जैसे जिक्र किया 1.5 साल पहले रोड पे ही रेसिंग के दौरान दोस्ती। जी, ये सोशल एक्वेंटेंस ही थी। तो जो अरगवान का कभी जिक्र नहीं किया मुस्तफ़ा? नहीं, कभी नहीं मुस्तफ़ा ने किया। न्यू ईयर पार्टी का भी जिक्र था कि जिस न्यू ईयर था वो अरमगान और उस लड़की का झगड़ा हुआ था। लड़की कौन? कोई जो लड़की में या कोई जुमा या कोई इस तरह की जो दोस्त, उससे इसका झगड़ा हुआ था। और मुस्तफ़ा तो उस पार्टी में था भी नहीं, न गया था। मुस्तफ़ा तो घर आ गया था अपने दोस्त के साथ पिज्जा वगैरह खा के। मतलब न्यू ईयर पे एक पिज्जा निकला आउटिंग वगैरह के लिए? हाँ, आ गया। मुस्तफ़ा पार्टी में नहीं गया, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये झगड़ा अरमगान का हुआ था उस लड़की के साथ। हाँ। अच्छा सर, 8 जनवरी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फिर अरगमान से जो है वो राब्ता हुआ था, उसके बाद अरगमान ने इनिशियली आपको जो है वो बताया नहीं, और मेरा सवाल यहाँ पे ये था, मुझे बताइएगा, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन बहुत बड़ा जोन है, DIG असद रज़ा हैं, आप नहीं समझते कि क्योंकि माजी में पता चला कि इस अरगमान ने एक लड़की के साथ भी इसी तरह से उसको टॉर्चर किया था, क्यों नहीं की गई अरगमान के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कार्रवाई? क्या समझते हैं? देखिए, अगर पुलिस इतनी एक्टिव होती और पुलिस को, मतलब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये कौन सपोर्ट करवा रहा था? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो इस वक्त डिफेंस के अंदर, आप मुझे बताइए कि एक घर बना हुआ है जिस खारगार तारों वाला, रिमोट कंट्रोल के से घर का दरवाज़ा खुलता है, वो खुद अपने रिमोट कंट्रोल से करता है, उसका जो मोबाइल है उसके थ्रू, मतलब उस घर के अंदर जाके बाहर नहीं आ सकते। तो ये तो उस घर का सेटअप है। नेबर्स क्यों नहीं चीख रहे थे? इतने अरसे से वो रह रहा था। आप मुझे बताएं कि वो, आप जो कह रहे हैं कि पुलिस का ही, कहाँ थी पुलिस उस वक्त? क्या उन्होंने नेबर से नहीं कहा कि जी कोई घर में एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी हो रही है? फील हो जाता नेबर्स को, हमें फील हो जाता है कि साइड वाले घर के अंदर क्या हो रहा है। तो वहाँ तो ये फील ही नहीं हुआ। ये तो रेड हुई है, तो जब अब वो घर वाले वो सारे चीख रहे हैं कि जी इसको निकालें, इसको निकालें, हालांकि अभी तक वो आराम से रिलैक्स बैठा हुआ है। जो इसके ओनर्स हैं वो भी कुछ नहीं उसको कह रहे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। क्या लगता क्या है आपको पुलिस की, अगर मैं बात करूं इस पूरे केस में, CIA पे तो केस तब ट्रांसफर होता है जब आपको रैंसम की कॉल रिसीव हो,
बिफोर दैट इट्स लॉन्ग डेज, काफ़ी सारे दिन गुजरे। क्या अरमगान के साथ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस के एहलकारों की कोई कोऑर्डिनेशंस नज़र आ रही हैं केस में कि उसको सेफ साइड पे रखा जा रहा था? मुझे ये लगता है कि जो आपके जिस वक्त हम SIU के ऊपर भी जा रहे थे, SIU वालों के पास भी जा रहे थे, SSP SIU के पास भी, तो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था पॉजिटिव रिस्पॉन्स? ये सिस्टम आप भी समझ सकते हैं, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है ये सवाल, ये निशान है कि एक देखें, पुलिस का सब कुछ पता होता है इस पूरे इलाके में कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, क्या नहीं कर रहे। वो कमरों में बंद नहीं बैठे हुए, दे हैव ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन डिफेंस में कौन है, क्या कर रहा है। तो क्यों नहीं अरमगान का इतना बड़ा एक नेटवर्क चला रहा और उसका पता नहीं चला? ये तो खैर वक्त के साथ ही पता चलेगा। मुझे बताइएगा, मुस्तफ़ा आपका बेटा, बाप बेटे की दोस्ती होती है और आपने जिस तरह बताया भी है, इस केस में इस वक्त ड्रग्स के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। क्या कभी मुस्तफ़ा ने आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर, यंगस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं नशा पानी चल रहा होता है, कभी मुस्तफ़ा ने आपसे कहीं ऐसा कोई कंज्यूम किया हो, कोई ड्रग या इस तरह की कोई बात की हो कि बाबा ये नशा या कोई स्मोकिंग से फर्दर दीगर जितनी हमारे पास ड्रग्स हैं, कोई ऐसी चीज़ कभी शेयर की, डिस्कस की, जिस तरह से भी केस में नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको पता है कि मेरे जो ऑफिस आवर्स हैं, ये आदमियों के जो टाइमिंग्स होते हैं, घर में तो खातूनें ही होती हैं जो मॉनिटर कर रही होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं जब घर पे आता भी था और सब इसलिए ये होता भी था घर पे, तो मुझे वो नॉर्मल बच्चा लगता था। देखें, जो ड्रग कर रहा होता था या वो करता है, उसकी चाल फ़र्क हो जाती है, उसके चलना फ़र्क हो जाता है, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री फ़र्क हो जाती है, लेकिन मुझे मुस्तफ़ा में ऐसी कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो जो अभी पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन जो कह रही है इस वक्त कि इनका ड्रग्स का अरमगान, साहिर, साजिद का जो बेटा है, इनकी एक कनेक्टिविटी थी, आप बीइंग मुस्तफ़ा फादर इस पे क्या कहेंगे? देखें, जो ये केस मीडिया वाले चला रहे कि मुस्तफ़ा मर्डर केस और फिर साथ लगाते साहिर को, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। मुस्तफ़ा मर्डर केस अलग चीज़ है, वो है अरमगान और उसके साथ जो लड़का है वो इनका केस रिलेटेड नहीं है, वो तो अब केस रखा है। लेकिन साहिर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा ये अरमगान के साथ दोस्ती है, मैं उसको देता रहा था ड्रग्स, लेकिन मुस्तफ़ा से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा इस मर्डर से कोई ताल्लुक़ है। तो मुस्तफ़ा से तो कोई इसकी दोस्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो स्टेटमेंट अपनी दे चुका है। ये भी बताइएगा कि अरमगान के जो वालिद साहब हैं, कुरैशी साहब, वो काफ़ी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते रहे हैं और दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों की बात हो रही है, उनके मौक़िफ़ में कितनी सदाकत है? देखें, वो बाप है और मैं भी बाप हूँ। मैं अपना केस डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपना जो मेरे साथ जाती हुई है मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं सही को डिफेंड कर रहा हूँ, गलत को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ तो गलत ही हुआ है, मेरे बेटे को तशद्दुद से लेकर और जो बलूचिस्तान में उसकी बॉडी को जलाया गया गाड़ी समेत, वो अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं, वो सही को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो हर चीज़ गलत को डिफेंड कर रहे हैं। तो वो उनका अमल है, उनका क्या अमल है कि वो कह रहे हैं डिफेंड करें। बट आप अश्योर हैं कि कोई ड्रग्स रिलेटेड इनका कनेक्शन नहीं था आपस में? नो, देयर वाज नो कनेक्शन, कोई आपस में ड्रग कनेक्शन नहीं था। अरमगान की तरफ से एक लड़की को टॉर्चर किया गया था, इस केस से पहले किया है, बिल्कुल, ये बात हमें पता चली है बाद में। उसको पुलिस ने क्यों रिपोर्ट नहीं की, इसको क्या समझते हैं आप? क्योंकि एक बहुत बड़ी नजर आ रहा है ना सबको, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्यों रिपोर्ट नहीं कर रही? हमारी पुलिस एक इसको ऐसा नॉर्मल केस लिया होगा और वो कहा होगा कि बेबी माफ़ी तलाफी करके उसको फारिग करो, इसी तरह उनका जो स्टाइल है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इतना इजी लिया कि उन्हें नहीं पता था कि ये टर्न आउट क्या होगा इसका। अब टर्न आउट तो अब पता चला है, अब उनको सोचना चाहिए कि जी ये लड़की के साथ क्यों ऐसा वो किया है। तो पुलिस अब खुद ही एक जाल में फंसी हुई है। जी, उनको चाहिए कि वो कहे कि क्यों इस लड़के ने उसके साथ किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से वो लड़की को टॉर्चर किया, फिर उसके बाद आपने जिस तरह कहा कि एनएमसी भी लेके गए, तो वहाँ एनएमसी से आपको पता है MLO रिपोर्ट होती है, एक निकलती है,
अगर वो निकाल ली जाती, कुछ पुलिस उसके ऊपर कर लेती, तो आपको नहीं लगता कि उसी वक्त पता चल जाता अरकमान के बारे में, चीज़ें खुल जाती और मुस्तफ़ा आपके बीच में आज जिंदा होता? देखें, नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर यहाँ की जो खातूनें होती हैं, मैं उस खातून को ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, ना उसका फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ, कि हो सकता है कि वो घर की वजह से या अपनी किसी रिस्पेक्ट की वजह से उसे ये इन्फॉर्मेशन ना दी हो, उसे उसकी इन्फॉर्मेशन को दबाया गया हो कि वो ज़ख्मी हालत में गई है, ये वो इस केस को नहीं उछालना चाह रही हो। बहरहाल इस नज़र आपको नहीं लगता कि ये पूरी कहानी में अब तक पुलिस और अरकमान की कनेक्टिविटी काफ़ी जगहों पर नज़र आ रही है? बिल्कुल, आप मुझे है, बिल्कुल है, ये डाउट है मुझे भी। वो बहुत धड़ल्ले से जो है वो चला है इस पूरे एपिसोड में। गाड़ी निकलती है सर, साउथ जोन काफ़ी बड़ा जोन है, स्नैप चेकिंग हर जगह, हर थाने मैं खुद गया हूँ। मैं वही अर्ज करना चाह रहा था, 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करके वहां तक लेके जाना और पुलिस का गाड़ी को ना रोकना। जी, ये सवाल क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ क्या बाद मोमेंट से एक रात को गाड़ी निकलती है टेंटेड ग्लासेस वाली, बगैर उसके नंबर प्लेट के, बलोच कॉलोनी क्रॉस करती है, वो शारा फैसल आती है, शारा फैसल से फिर वो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ निकलती है ये गाड़ी, नॉर्दर्न बाईपास पे पहुंच के मेमार से होते हुए नॉर्दर्न बाईपास पे पहुंचती है, वहाँ से बलोचिस्तान एंटर होती है। मुझे बताएं कि बाकी कहीं पर कोई चेकिंग हुई? अगर वो चेकिंग होती और उसकी डिग्गी में से सुबह जिंदा निकलता तो मेरा बेटा हो सकता है आज यहाँ पर होता, लेकिन वो बड़ा कंफर्टेबली गए। किसने उनको फैसिलिटेट किया है? कोई बनी बनाई की प्लानिंग तो नहीं थी? बिल्कुल प्लानिंग थी। इतने सारे थाने, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने तो वो पहली दफा इलाका देखा है, मुझे तो इस इलाके का पता भी नहीं। वो मतलब टारगेट उस गाड़ी उस हंटिंग स्पॉट पे जाती है और वहाँ पर एक कार्रवाई की जाती है, इसका मतलब ये पहले से प्लान था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने माजी में देखा है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं एंड में दियत के ऊपर मामला हो जाता है, सेटलमेंट के ऊपर आ जाता है, लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा का कत्ल का केस है, किसी पॉइंट पे आप लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि अगर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके सेटलमेंट होती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं सिंपली एक बात करता हूँ कि नाक खून हुआ है मेरे बेटे का और वो बहुत तकलीफ से गया, वो तकलीफ मैं देख सकता हूँ, मतलब मैंने वो उसको देखा है कि मैं चैनल पे ये बात नहीं करूँगा जो सर्च खाने में जाकर मैंने उसकी बॉडी देखी, जिस पर मुझे मना किया था कि आपको बहुत तकलीफ होगी, आप मत देखें, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ही देखने जा रहा था क्योंकि वो मेरा बेटा था, मेरे सामने पैदा हुआ था, 23 साल तक वो बड़ा हुआ है, तो मैं कैसे उसको ना देखता, और वही देख रहा था कि उसकी तकलीफ से हो गया है। तो भाई खाते पीते घर का था, तो वो ऐसा नहीं था कि उसका बाप उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो दी तो कहीं दूर कोई सवाल या निशान नहीं है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रो नहीं है। मैं लड़ूंगा आखिर तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इससे लड़ूंगा, इसको कैसे किरदार तक पहुँचाऊँगा। एट दी एंड लास्ट वर्ड्स मुझे बताइएगा, आपने जिस तरह से भी बताया, क्या कहेंगे हमारी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, क्योंकि इस केस में जितना ज़्यादा फेलियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, साउथ जोन पुलिस का है, और फिर जिस तरह से गाड़ी गई, क्या मैसेज होगा फिर सोसाइटी के हवाले से, क्या मैसेज होगा? आप पेरेंट हैं, फादर हैं, और फिर ये केस अब ड्रग्स दीगर चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक मेरे घर के ऊपर किसी ऑफिशियल का विजिट नहीं हुआ है, इवन सिंध गवर्नमेंट में किसी का नहीं है विजिट हुआ, कोई आईजी सिंध या वज़ीर कोई आला भी सिंध? नहीं है। देखिए, सिर्फ मुझे एक मॉरल सपोर्ट ही चाहिए थी ना, कोई मुझे नहीं। देखिए, ये बच्चा जिस तरह गया है, ये मेरा बच्चा गया, ये किसी और का बच्चा जाता और किसी सरकारी बच्चे का बंदे का जाता, उनके भी औलाद होंगे, वो भी इस तकलीफ से गुजर सकते हैं, तो उनको असर कब होगा? सीएम साहब आज मीटिंग कॉल कर रहे हैं, 1.5 महीने के बाद हम चीख रहे थे, पागलों से भाग रहे थे, उस सीएम साहब ने क्यों नहीं एक्शन लिया? उसी वक्त जब वो हमें वो नहीं मिल रहा था तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सरकारी जो मशीनरी थी उसे घर पे आके हमें नहीं हमारा सपोर्ट किया,
मैं देखता हूँ मेरी लड़ाई कहाँ तक जाती है और ऊपर वाला मुझे सरखुरू करे। ऐसा तो कहीं नहीं लगता सर पेरेंटिंग में कोई लूप होल रह गया हो आप लोगों की, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई कहीं पे एक सोसाइटी के? देखिए बच्चे शरारती भी होते हैं, वो नोटी भी था, शरारती भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई क्रिमिनल आदमी था या वो कोई इस रास्ते पे चल पड़ा था। जहीं वो हमारे पास घर पे रहता था तो बच्चों को आप डांटते भी हैं, आप नसीहतें भी करते हैं। मैं अक्सर रात को बैठ के उससे नसीहत करता था। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि कहीं कोई पेरेंटिंग गलती नहीं होगी, हम गलती हो सकती है हमसे, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है कि बच्चे को, लेकिन हम समझा सकते हैं कि बेटा ये नहीं ये। आखिरी सवाल है सर, अगर उस 2 घंटे में गाड़ी ट्रेस कर ली जाती तो मुस्तफ़ा बच सकता था? बिल्कुल बच सकता। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ से लेकर गए हैं, अगर कहीं बीच में गाड़ी रुक जाती तो हमें पूरी कहानी सामने आ जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मामला इस तरह से है कि बहुत सारे हीनियस केसेस मैंने देखे, बहुत सारे सुने भी, और ये ग्लोबल फिनोमिना है कि वायलेंट केसेस जो हैं वो होते हैं। मैं ये समझता हूँ बतौर कानूनदान बात करने से पहले एज अ अदरवाइज ह्यूमन बीइंग बात करूँ तो मेरे ख्याल में ये तरबियत का एक फुकदान होता है आपके बच्चों का, जो है जब आपको नहीं पता होता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट फिर यही आता है। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जो अरमगान जो लड़का है वो अटेंशन डेफिसिट उसको था, जिसकी वजह से माँ बाप का ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से वो इस तरफ निकला और वायलेंट ही होता गया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक मसला ज़रूर है और वो मसला दियत का है। जो कानून आपने बनाया है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो गैर इस्लामी है, जिस तरह से आपने दियत को फ्रेम किया। और उसमें होता ये है कि आपने देखा कि कारसाज में जिस खातून ने आइस पी के और उसको बाप और बेटी, वो वर्किंग क्लास के लोग थे बेचारे, उनको कुचल दिया, वो भी दियत में छूट गई। आपने देखा रेमंड डेविस भी दियत में छूट गया था। आपने कहा नाजिम जोकियो के कातिल जो हैं वो एमपीए और एमएनए वो भी दियत में छूट गए। आपने देखा शाहजेब कत्ल केस में भी जो है वो दियत में छूट गया। आपने देखा हमजा कत्ल केस में भी जो है वो दियत में छूट गया। इवन कंदील बलोच वाला जो केस था उसमें भी उसका भाई जो है, भाई था, सगा भाई था, उसने अपनी बहन का कत्ल किया। जो भी हो, कोई अगर किसी अपनी बहन को या बेटी को अगर कोई मारने का दिल गुर्दा रख सकता है, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा हीनियस आदमी तो कोई नहीं है। जो अपनी बहन का या बेटी का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा, वो भी दियत में छूट गया। अगर मुझे कोई डर है तो वो ये है कि आप डिले करवाएंगे और अच्छे अच्छे वकील करेंगे जो प्रोसेस को डिले करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लीगल हेयर्स को मनवा लेंगे, कोई दियत शियत पे बात आ जाएगी और शायद जो है ये भी बाकी लोगों की तरह यहाँ से निकल जाए। ये मुझे खदशा इस केस में ज़रूर है। बाकी अदरवाइज ये एक मुझे अब ज़ाहिर ट्रायल तो चलना है, मैं सब जुडिस मैटर पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन सिंध पुलिस ने की, और सिंध पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आपको मुझसे ज़्यादा पता है, किसी किसी केस में करने पे आते हैं तो बहुत अच्छी भी करते हैं, वरना किसी काम के नहीं होते। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे वाक़यात दुनिया भर में हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हम पुलिस को इसका ज़्यादा ब्लेम नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जिस बंदे ने एक हीनियस वायलेंट क्राइम किया है, जिम्मेदारी तो उसकी है। हाँ, लेकिन 2-4 सवालात यहाँ ज़रूर खड़े होते हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि जब काले टिंटेड शीशों पे आपकी पाबंदी है तो क्या सिर्फ वो करोला वाले और आल्टो वाले और कल्टस वाले और मेहरान वाले के लिए ही है? जो नंबर 2 मसला ये है कि ये मुझे तो ये भी पता लगा कि ये गाड़ी भी एनसीपी थी। ये मैंने सुना है, पब्लिक रिपोर्ट हुई है। आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, आप बताइएगा। तो सबसे पहले तो कस्टम्स वालों को पकड़े ना, कस्टम्स वालों को पकड़ के जो है वो मेरे ख्याल में तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज लेकिन 2 छक्कर लगाने चाहिए कि फोर्ड 150 ये कोई करोला नहीं है, ये कोई फॉर्च्यूनर नहीं है, कोई रिवो नहीं है जो आम गाड़ियाँ हों जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। भाई एक फोर्ड F-150 रैप्टर इस शहर में चल रही है और कस्टम्स वाले इतना सोए हुए हैं कि उनको इतना पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये एक ऐसी गाड़ी जो कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, वो आई हुई है, वो कस्टम पेड है या नहीं है, हम चेक करें। और उसके पीछे आपने नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं किंग आर्मी। यहाँ पर किसी के पास ओरिजिनल नंबर प्लेट ना हो तो आप फैमिली के साथ उसको रोक के नीचे उतार लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो किंग आर्मी नंबर प्लेट लगा के वो चल रहा था तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ये सवालात तो हैं। अगर कत्ल हुआ है तो अगर पुलिस वाला अगर बीच में मिला हुआ नजर आ जाता है तो उसने भी तो 109 के तहत
वो उसकी लाइबिलिटी सेम है एज द प्रिंसिपल एक्यूज, वो भी ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर। इसमें एक चीज़ और भी है, एक जो वालिदैन हैं, ये लीगल हेयर्स हैं मुस्तफ़ा आमिर के, वो सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पुलिस कि ये इनसे नेग्लिजेंस हुई है, बट जाहिर है उस नेग्लिजेंस को साबित करना पड़ेगा। अभी तक मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं कि जी वो स्टील के गेट लगाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या उधर लगाया हुआ था, वो तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर भी नोटिस देकर उसको डिमोलिश करना जो है वो बड़ा लाजमी है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का आप जरा उसको पढ़िए सीआरपीसी को, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस ने फौरी तौर पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो जाके काटनी है और काटकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है और जाकर जो एक्यूज्ड है इस केस में उसको अरेस्ट करना चाहिए था। अगर ये आप देखिए कि पुलिस ये काम कर लेती है, देखिए ना यही गैप्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अगर पुलिस ये काम कर लेती तो एक लड़का जो है वो जलने से, और जो रिपोर्ट्स जो मीडिया पे आ रही हैं जिंदा जलाया गया है, जिंदा जलने से बच जाता। शायद पता नहीं इससे पहले कुछ लड़कियां होती वो बता देती, पुलिस अपना काम कर लेती, तो शायद कितने लोग बच जाते इसके जुल्म से, इसकी बर्बरियत से। सिंध हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक लंबा चौड़ा फैसला आ चुका है जो जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने लिखा है। उन्होंने डिटेल्ड तरीके से पूरा रिव्यू किया केस को और ये कहा कि नज़र ये आया रिकॉर्ड में, ये वाइट्रो वाली बात माजरत के साथ कोई आपके सहाफ़ी दोस्तों ने नहीं अनर्थ की, ये उस जजमेंट के अंदर ही जज साहब ने, हाई कोर्ट ने लिखा और उसके बाद जाहिर है कि पढ़ के फिर उसको रिपोर्ट किया गया और वो ये था कि वाइट्रो कर पहले रिमांड दिया गया, आई थिंक 3 या गालबन 4 दिन का, फिर वाइट्रो किया गया और उसको जुडिशल कस्टडी पे भेज दिया गया। तो मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर कार्रवाई लाजमी है और कार्रवाई जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने करनी है थ्रू द रजिस्ट्रार। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह दी है, इंतजामी इख्तियारात ऑलरेडी वापस ले लिए हैं। मेरे ख्याल में तो मुस्तफ़ा आमिर के जो वालिदैन हैं उनको भी एक एप्लीकेशन थ्रू द रजिस्ट्रार बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है फाइल करनी चाहिए बिफोर द सिंध हाई कोर्ट। और ये इन दैट केस अगर वो साबित हो जाता है कि इन्होंने इस तरह की गफलत जो है वो बरती है तो इनको नौकरी से निकाला जाएगा। क्या मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ मिलेगा? क्या बाकी एक वाज़े कत्ल था या पसे पर्दा छुपी कोई और कहानी? क्या बाकी कानून सबके लिए बराबर है या हमेशा की तरह ताकतवर इस केस से बच निकलेंगे? आपने मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना का दर्द सुना, एक माँ की आंखों में वो सवालात देखे जो शायद कभी जवाब ना पा सके। हमने कानूनी माहिरीन से जाना कि ये केस कहाँ जा रहा है, मगर क्या अदालत में फैसले कानून के मुताबिक होंगे या असर रसूख के तहत? मरकजी मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, मगर क्या एतराफ़ काफ़ी है? मंशियात का नेटवर्क, जाली शनाख्त, लाश को कत्ल के बाद जलाने की खौफनाक साजिश, ये सब क्या जाहिर करता है? ये केस सिर्फ मुस्तफ़ा का नहीं, ये एक इम्तिहान है हमारे निज़ाम इंसाफ का। अगर मुस्तफ़ा के कातिल सज़ा से बच निकले तो कल को कोई और मुस्तफ़ा किसी और सड़क पर बेदर्दी से मार दिया जाएगा और हम सब सवाल ही करते रह जाएंगे। ये मुकदमा है मुस्तफ़ा का, मगर जंग है हर उस शख्स की जो इंसाफ पर यकीन रखता है। फैसला अदालत को करना है, क्या वाकई इस केस में इंसाफ होगा या माजी की तरह ये केस भी कहीं अंधेरे में खो जाएगा।